ये है, मुखालफीन कहते हैं कि बीजेपी को फायदा मुखालफीन को हम जूती पे रखते हैं साहब। ये ऐसी सोच रखने वालों को हम अपनी जूती पे रखते हैं इसमें। सऊदी अरबिया जैसा मुल्क, अर्जेंटीना, मेसी की अर्जेंटीना को अगर हरा देता है, मोरक्को जैसा छोटा सा देश अगर स्पेन को हरा देता है, तो आप सोचिएगा हम उस दिन टीवी के ऊपर बैठ के तालियां बजा रहे थे उसमें। और वही जो पुराना आरोप है कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप वहाँ इसलिए गए थे बीजेपी को जिताने के लिए। हमने किसी का ठेका नहीं लेके रखे हुए है, हम कोई कांग्रेस के या किसी और पार्टी के ग़ुलाम नहीं है, ना तो उनके पेट सर्वेंट है कि उनसे इजाज़त लेकर हम जाएंगे करके। हम चाहते हैं कि हर इलाके, हर शहर के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी तैयार होना चाहिए करके। जीतने के बाद अवैसी साहब दोबारा यहाँ आए नहीं, उन्होंने कोई रब्ता हम लोगों से नहीं किया। देखिए, ये इल्ज़ाम लगाना अवैसी साहब के बारे में, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ है जनाब इम्तियाज़ जलील। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा हैं और औरंगाबाद से MP हैं। इम्तियाज़ जलील साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे इश्यूज़ पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यही कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उम्मीद थी कि गुजरात में कामयाबी मिलेगी, दिल्ली में कामयाबी मिलेगी, लेकिन दोनों जगह आपकी कोई भी सीट नहीं निकल सकी। आप लोगों से कहाँ चूक हुई? चूक नहीं हुई है कि पहली मर्तबा जब लड़ने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी समझ में आती है, वहाँ के हालात क्या है। तो किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं होता है कि पहले ही मर्तबा वो इलेक्शन के अंदर कूदे और उन्हें कामयाबी मिल जाए करके। बहुत कम ऐसे आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जब हम बिहार गए थे, बहुत मेहनत किए थे, सभी ने मेहनत किए थे। बहुत दूर दराज, मतलब सीमांचल का जो इलाक़ा है आपको भी मालूम है कि कितना अंडर डेवलप्ड इलाक़ा है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर यकीन नहीं होता था कि ये मुल्क का हिस्सा ऐसा भी हो सकता है करके उसमें। तो वहाँ पे गए थे, लोग सुनने के लिए आते थे, असद साहब को देखते थे, लेकिन जब नतीजे आए तो हमें कामयाबी नहीं मिली थी 2015 के अंदर। लेकिन 5 साल लगातार हम लोगों के बीच में रहे, लोगों से मिलते रहे, तो लोगों को एक एहसास होता था कि मैंने जिसको वोट दिया वो तो मुँह फेर के चला गया है, जिसको नहीं दिया वो साथ में मेरे जुड़ा हुआ है। तो जब दोबारा गए हम वहाँ पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 5 सीटें जीत के आए हैं। दिल्ली के अंदर हमने मेहनत किए है, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत किए। गुजरात के अंदर हम जब पहली मर्तबा गए थे, मैं ख़ुद गया था गुजरात में, और हमने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा था और इतनी अच्छे नतीजे आए थे वहाँ पे कि हमने कहीं पर 9 सीटें लड़ाए तो 8 जीत के आए, 11 लड़ाए तो वहाँ पे 9 जीत के आए। तो इस तरह के रिज़ल्ट्स मिल रहे थे हमारे को, तो हमने मेहनत किए थे। अब गुजरात के हालात आपको भी पता है कि गुजरात के हालात कैसे है करके, लेकिन हम मुतमईन है, जितना भी वोट मिला है, हमको इतना यकीन है कि अगली बार जब जाएंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपने बिहार का भी जिक्र किया। बिहार में भले ही 2020 में आपको 5 सीटों पर कामयाबी मिली, लेकिन 4 आपके जीते हुए जो विधायक है वो आपकी पार्टी को छोड़कर कहीं और चले गए, और उन लोगों की जो वजह है छोड़ने की, वो ये बता रहे हैं कि जीतने के बाद वैसे सब दोबारा यहाँ आए नहीं, उन्होंने कोई रब्ता हम लोगों से नहीं किया। देखिए, ये इल्ज़ाम लगाना अवैसी साहब के बारे में, मुझे मालूम है कि अवैसी साहब ने किन हालात के अंदर वहाँ पर कैंपेन किए थे करके। इतनी ख़राब सड़कें, वहाँ पर खाने पीने का कोई इंतज़ाम बराबर से नहीं, वहाँ पर एक एरिया के अंदर जाने के लिए मतलब जो रास्ते थे उसके बावजूद कई 100 किलोमीटर का सफ़र असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे जैसे जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे मजलिस के, वो सभी लोग मेहनत करते थे। जीत के आने के बाद हमारी उम्मीद ये रहती है कि अब अवैसी साहब नहीं, अब आप उस इलाके के अंदर ख़ुद अवैसी साहब बन के जो काम अवैसी साहब कर रहे हैं वो जिम्मेदारी आप निभाइएगा करके। हमने तो आपको जिताने का काम किए हैं। नुमाइंदे भी समझ रहे हैं कि अवैसी साहब ही आकर के संभाल लें। अगर आप सोचिएगा कि एक अकेला शख्स कहाँ कहाँ दौड़ेगा, हर राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा मांग रहती है कि साहब अवैसी साहब हमारे को चाहिए। मैं दिल्ली के अंदर ख़ुद ये कैंपेन करता था कि हम यहाँ पर है तो ख़ुद लड़ने के लिए नहीं आए हैं, इम्तियाज़ जलील को कुछ नहीं मिलने वाला है। हम चाहते हैं कि हर इलाके, हर शहर के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी तैयार होना चाहिए करके। जो काम असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे देश के लिए कर रहे हैं कि
हमारी आवाज़ उठाना, मुसलमानों की आवाज़ उठाना, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो आवाज़ उठाने का, लड़ने का जो काम कर रहे हैं वो आप करिए। हाँ, ये कहना कि साहब वो नहीं आए थे इस वजह से मैं छोड़कर जा रहा हूँ करके, ये तो खैर वहाँ की जनता जानती है कि किस वजह से गए थे वो। और अच्छा, गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनाव में एक मरतबा फिर आप लोगों पर इल्ज़ाम लगा, खासतौर पर गुजरात के बारे में, कि आपकी वजह से और आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली है और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और वही जो पुराना आरोप है कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप वहाँ इसलिए गए थे बीजेपी को जिताने के लिए। हमने किसी का ठेका नहीं लेके रखे हुए है, हम कोई कांग्रेस के या किसी और पार्टी के ग़ुलाम नहीं है, ना तो उनके पेट सर्वेंट है कि उनसे इजाज़त लेकर हम जाएंगे करके। इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ने अगर इस मुल्क के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार दिया हुआ है, तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि नहीं साहब वहाँ पे कांग्रेस है तो आप मत जाइए ना, साहब यहाँ पे है तो एनसीपी है तो इधर मत जाइए ना, साहब इधर समाजवादी पार्टी है तो मत जाइए ना, आप इधर है तो लालू प्रसाद है तो इधर मत जाइए ना करके। तो फिर क्या हम क्या गोटियाँ खेलने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? राजनीतिक पार्टी है, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, जो भी होगा उसमें। लेकिन ये कहना कि साहब आज क्यों हमको जितने भी वोट्स मिल रहे हैं, दिल्ली के अंदर अगर हम 50,000 वोट्स लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक ऑल्टरनेट चाहिए। ठीक है, हमको जीत नहीं मिली है इसमें, लेकिन एक 50,000 लोग हम समझ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक ऑल्टरनेट चाह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आम आदमी पार्टी के साथ भी नहीं जाना है, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना है, बीजेपी को तो मुसलमान कभी वोट ही नहीं देता है करके, तो वो एक ऑल्टरनेट देख रहे हैं। हमको कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हमको मालूम है कि वो 50,000 है तो 5 लाख के अंदर इंशाल्लाह तब्दील होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी पार्लियामेंट में आपने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है, खासतौर पर आपकी फीफा वर्ल्ड कप के ताल्लुक से जो स्पीच बड़ी वायरल हुई है, आपकी भी क्योंकि माना जाता है कि जो इंडियंस है उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में होती है, फुटबॉल में नहीं, लेकिन आपने फुटबॉल के इम्पोर्टेंस पर तकरीर की, सरकार को कहा कि हमारे पास टीम क्यों नहीं है। देखिए, ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि हम मोदी जी कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये मुमकिन क्यों नहीं हुआ कि 135 करोड़ की आबादी के अंदर तुमने 11 खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर सके है करके? इसमें भाई छोटे छोटे देश, मतलब ऐसे देश कि जिनकी आबादी हमारे, जिनके नाम नहीं सुने थे और जिनकी आबादी मैं समझता हूँ हमारे बम्बई शहर की आधी आबादी भी ले लेंगे ना तो उनके पूरी कंट्री की आबादी है करके, ऐसे कितने सारे देश वो खेल सकते हैं, हम नहीं खेले। और फिर आप है तो देखिए, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि आप गलत अगर हो रहा है तो उसको मानिएगा, लेकिन आप गिरने के बाद भी हमारी टांग ऊपर। हाँ, उस दिन मंत्री साहब बोल रहे कि देखिए मोदी जी के राज में, और जितने भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर रहे थे उनको ये शर्म नहीं आ रही थी कि साहब हम तो खेलने भी नहीं गए हैं करके, छोटे छोटे मुल्क। तो जब मेरे को मौका आया तो मैंने यही कहा कि जिस दिन सऊदी अरबिया जैसा मुल्क, अर्जेंटीना, मेसी की अर्जेंटीना को अगर हरा देता है, मोरक्को जैसा छोटा सा देश अगर स्पेन को हरा देता है, तो हाँ, तो आप सोचिएगा हम उस दिन टीवी के ऊपर बैठ के तालियां बजा रहे थे उसमें। हमारा ये सवाल था कि क्या वजह है कि हमारी खेल नीतियां जो आप बोलते बहुत डट के है कि हम 11 प्लेयर्स हम तैयार नहीं कर सके हैं, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ बताया। और दूसरी बात जो मैंने बताया है और जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को पटी है, हाँ, बहुत सारे लोग इस बात से खुश हुए और ख़ास तौर से खिलाड़ी खुश हुआ है कि मैंने जाते जाते उनको ये बताया है कि साहब पॉलिटिशियंस को आप स्पोर्ट्स से दूर रखिएगा, आप सियासतदानों को खेल के उसमें अगर लेके आ जाएंगे। और मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो शख्स ने कभी ज़िंदगी भर में एक गोल नहीं किया है, हाँ, वो फुटबॉल एसोसिएशन का, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी ऐसा क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा है, वो क्रिकेट एसोसिएशन का, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन जाता है करके। तो मेरा ये कहना है, ये सच्चाई है। बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर्स बैठे हुए थे वो मन ही मन सोच तो रहे थे होंगे कि बोल तो बराबर रहा है भैया, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। बाद में किसी ने कहा नहीं आपसे कि तुमने सही बोला? हम नहीं, कई लोगों ने बोले हैं, कई लोगों ने ये चीज़ बोले हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इतनी सारी तकरीरें एज एन MLA किया हूँ, एज एन MP किया हूँ। मुझे किसी ने एक लिंक फॉरवर्ड किया है वेस्ट बंगाल से, FIB TV नाम का कोई एक चैनल है शायद, मेरा ख्याल है। मुझे जब भेजा गया था वो लिंक तो उस वक्त 4.5 मिलियन व्यूज़ थे उसके,
सिर्फ वेस्ट बंगाल के, और उसके ऊपर कुछ हज़ारों में कमेंट्स थे, हज़ारों में, मतलब 10,000 के करीब तो उस वक्त थे। और उसको शेयर कितने की लोगों ने किए थे? 56,000, 56,000 लोगों ने शेयर किए थे एक वेस्ट बंगाल के एक चैनल ने। वो नेशनल चैनल भी नहीं है, वेस्ट बंगाल का उसमें। और वही चीज़ आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए कि राजकीय कट्टा बोल के है, उसके ऊपर लाखों व्यूज़, मेरे पेज के ऊपर लाखों व्यूज़, लोग ब्रूट के ऊपर आ गया, उसको कहाँ लोग, हर जगह वायरल हुआ है। तो क्यों वायरल हो रहा है? वायरल क्यों हो रहा है? कि अगर आप बकवास अगर करेंगे तो ना तो कोई सुनेगा, ना कोई देखेगा, ना उसको फॉरवर्ड करेगा। मैंने लोगों के दिल की बात जो आपके जहन में थी, आपके दिल में थी, आपको जब वो देख रहे सुन रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था यार ये तो मैं भी सोच रहा था, ये इम्तियाज़ भाई ने मेरी ज़बान है तो बोल दिए। आपने तो उसमें दबे लफ्ज़ों में सऊदी अरब और मोरक्को की तारीफ भी कर दी, ताकि उन्होंने कितने अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। बिल्कुल सही है। देखिए आज अगर वो मैदान के अंदर उतरे हैं तो ऐसा नहीं है कि चलिए साहब हम मेसी के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। इनकी मेहनत थी, हाँ मेहनत थी, और मेहनत करने के बाद वो उसमें, तो ऐसा क्या चीज़ है हमारे पास कि वो लोग कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं उसमें? हम सिर्फ भाषण दे रहे हैं, हम सिर्फ है तो मोदी 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 करके उसके अंदर, अरे तुम एक टीम तैयार नहीं कर रहे 135 करोड़ के अंदर। तुमने उस दिन देश से माफ़ी मांगी है, लेकिन 106 नंबर पर है वर्ल्ड रैंकिंग। नहीं, मेरा ये था उस दिन है तो देश से माफ़ी मांगना था, कि हमसे गलती हुई है, हमारी खेल नीतियों के अंदर हम बदलाव लेकर आएंगे, चेंजेस लेकर आएंगे, और नेक्स्ट टाइम हम पूरी ताकत के साथ एक ऐसी टीम उतारेंगे करके उसमें। लेकिन वो भी नहीं। अच्छा, बात आ गई है वर्ल्ड कप की। कतर को लेकर के इंडियन मीडिया में बहुत हंगामा है कि कतर फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बान नहीं बना है, उसको होस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो इस्लाम का प्रचार कर रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जो गोदी मीडिया के एंकर से किस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आपके पास इतना इख्तियार तो नहीं है, आप मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं करके। ये कोई ख़तर में बैठा हुआ आदमी है तो यहाँ पर है तो मोदी साहब को बता नहीं सकता है कि तुम साहब ऐसा करो करके उसमें। वो ख़तर है, एक कंट्री है, उनका अपना क़ानून है, उनको क्या करना है, उनकी मेज़बानी के अंदर उन्होंने है तो खजूर खिलाना है या क्या खिलाना है, ये उनका लुकआउट है। आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन आज दुनिया मान रही है कि क़तर ने जिस तरीके से मेज़बानी की है, और मैं भी ये मानता हूँ कि देखिए आप अगर ये कहेंगे कि इस्लाम मज़हब बहुत अच्छा है साहब, आप उसको फॉलो करिएगा, आप देखिएगा उसमें, तो आप पढ़ने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा अगर उसको अमल में लेकर आएंगे। मैंने देखा हूँ छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर खड़े रह के, जो वहाँ पे जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनको कोई खजूर दे रहा है, कोई उन्हें कुछ जिस तरीके से उन लोगों ने क्या क्या गिफ्ट्स बना के रखे, तो क्या मेज़बानी कैसी होती है करके। तो दुनिया भर से जब लोग आए तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस्लाम के बारे में तो हमने टीवी के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें सुनी थी, बट लेकिन यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो वी आर सीइंग अ टोटली डिफरेंट फेस। हम एक इस्लाम का एक दूसरा ही रूप देख रहे हैं जो हकीकत वाला रूप है उसमें। तो ख़तर अगर कर रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा, इन दोनों लव जिहाद का मसला बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, और अभी खबर है कि महाराष्ट्र की हुकूमत ने भी एक कमेटी तश्कील दी है जो लव जिहाद के मसले पर, यानी जो बैनुल मज़ाहिब शादी है उसको रोकथाम के लिए काम करेगी। लेकिन शादियाँ दोनों तरफ से हो रही है। अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़कों से शादी कर रही है तो मुसलमान लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, और हिंदू बन करके तो एक तरफा बातचीत क्यों हो रही है? आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, मोहब्बत करने के लिए, इश्क करने के लिए, प्यार करने के लिए कोई लड़का पहले उसकी ज़ात पूछता नहीं है, या लड़की जब लड़के को देखती है तो ये नहीं देखते है कि ये कौन सी ज़ात का है, कौन से मज़हब का है, किस धर्म का है करके। ये आँखों का खेल है, दिल की बात रहती है। दिल आ गया किसी के ऊपर तो फिर वो चलते रहता। लेकिन क्या है कि ये सब जो किया जा रहा है, एक आइसोलेशन के अंदर एक केस, जिस बच्ची को यहाँ पर जिसके टुकड़े किए गए हैं, श्रद्धा, हाँ, और जिसने किया है वो एक घिनौनी हरकत है। मेरे हिसाब से वो इंसानियत के तो बिल्कुल ही टोटली ख़िलाफ़ है। उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, हम उसकी तरीके से। लेकिन एक आइसोलेशन के अंदर एक केस को लेकर अब आप बोलेंगे कि साहब नहीं, हर जो इंटरकास्ट मैरिज है
उसमें ऐसा हो सकता है करके, तो अब हम है तो यहाँ पे अपना बीच में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अब महाराष्ट्र सरकार ने एक नया सेल खोल दिया है कि साहब आप मोहब्बत अगर करेंगे तो हमारे पास से एनओसी लेकर जाना है करके। देखिए ये जब बहुत ज़्यादा आप एकदम नी जर्क रिएक्शन जो बोलते हैं ना, कोई चीज़ अगर हो जाती है, जैसा मुझे मालूम है कि एक रेप हुआ था किसी एक बच्ची का चलती हुई गाड़ी के अंदर, निर्भया केस जो है दिल्ली का, तो वो गाड़ी के अंदर रेप हुआ था, तो पूरा देश भर के अंदर कानून निकाल दिया गया था कि साहब आपकी गाड़ी के ऊपर जो भी ब्लैक फिल्म्स है वो निकाल दिया जाए करके उसमें। तो ये नी जर्क रिएक्शन है। इतने सारे उसके अंदर अगर कोई एक केस अगर होता है तो यकीनन उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है उसमें, लेकिन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से ज़्यादा मीडिया जो है जिस तरीके का रोल अदा करती है, मैंने तो कल ही मराठी के चैनल्स को बोला हूँ कि साहब आप मोहब्बत अगर करते हैं तो बिल्कुल बिंदास मोहब्बत करिएगा। किससे करते हैं, आपकी ज़ात धर्म मज़हब क्या है। आप अगर सरकार ने 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, अगर आपको वो परेशान कर रही है तो मेरे पास आइए, उसके अंदर मैं मदद करूँगा आपकी करके। आपने इजाज़त दे दी है, दे दिया है मैंने। कॉमन सिविल कोड को लेकर के बार बार उठाया जा रहा है। अभी भी बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्राइवेट बिल पेश किया, मीडिया में लगातार खबर बनी। हालांकि मैंने देखा लोकसभा में 50 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए, कहीं कोई खबर नहीं आई। आपको क्या लगता है, इनके पास कोई है फार्मूला, कोई मसवदा जिसको लाना चाहते हैं? देखिए क्या होता है कि एक कहावत है अंग्रेज़ी में कि एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो जिनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है उनको यही लगता है कि साहब अपने पास अब ये इलेक्शन ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, तो ना अपन है तो महंगाई के बारे में अपना कुछ बता सकते हैं, ना बेरोज़गारी के बारे में बता सकते हैं, हम हमारे डेवलपमेंट के बारे में कुछ हम बता नहीं सकते हैं। तो अब हम वोट को कैसा हासिल किया जाए? तो वोट को हासिल करने के लिए आपको याद होगा कर्नाटक के एक छोटे से गांव के अंदर हिजाब का मुद्दा निकलता है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है तो उसी के ऊपर लड़ा जाता है। तो वैसा ही ये एक शुरुआत है आप पर भी कि वैसे साहब ने कहा कि हिजाबी लड़की प्राइम मिनिस्टर बनेगी और उसको मुद्दा बना लिया सब लोगों ने। तो क्या इल्ज़ाम लगता है, बताइए आप मुझे, क्या गलत किए हैं? मुखालफीन कहते हैं कि बीजेपी को फायदा मिलता है, मुखालफीन को हम जूती पे रखते हैं साहब। ये ऐसी सोच रखने वालों को हम अपनी जूती पे रखते हैं उसमें। यही लोगों ने तो आज मुसलमानों को हर लेवल के ऊपर जो पीछे रखा है, उसकी वजह यही है कि ना तुम्हारे में बोलने की हिम्मत है और तुम ज़िंदगी भर गुलामी करने के लिए है तो किसी एक पार्टी की गुलामी सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए। हमारे दिल में जो है वो हम ज़बान पे लेके आते हैं और बोलते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये हम बोलेंगे तो इसका क्या होगा करके। हमारे दिल में है एक हम ही तो है जो दिल की बात करते हैं, वरना देश के अंदर तो मन की बात करने वाले बेहिसाब लोग आपको मिल जाएंगे उसमें। अच्छा इम्तियाज़ साहब, मौलाना आज़ाद फेलोशिप को जब भी ख़त्म किया गया है, पार्लियामेंट में आपने आवाज़ उठाई है और भी जो सारे एमपीज़ हैं उन लोगों ने आवाज़ उठाई है, आपको क्या लगता है सरकार इस पर तवज्जो देगी, वापस करेगी, या क्या रीज़न है जो बताई गई है? देखिए बड़े अजीब किस्म के तर्क दिए जा रहे हैं कि हमने क्यों ये कैंसिल किए हैं करके। जैसा पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो दी जाती है माइनॉरिटीज़ को वो हम वापस ले रहे हैं क्योंकि ये ओवरलैप हो रही है किसी दूसरी स्कीम के अंदर। ये स्कीम कोई अभी नहीं आई है, कई सालों से चलते आ रही है। मौलाना आज़ाद रिसर्च फेलोशिप के ज़रिए कई सारे जो गरीब तबके के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो उसका फ़ायदा उठाकर हायर एजुकेशन, उसका और एक चीज़ ये है कि ये समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ बोले तो सिर्फ मुस्लिम है क्योंकि इनकी सोच यही है। अगर मैं उनसे पूछ लूँगा कि माइनॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आते हैं करके तो शायद वो मुसलमान से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होगा कि माइनॉरिटीज़ के अंदर जो है वो बुद्धिस्ट भी आता है, जैन भी आते हैं, पारसीज भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख भी आते हैं। हाँ, तो इतने सारे लोग जब आते हैं, लेकिन क्या है कि और वो खुद जो पारसी है ना, जो मोहतरमा वजीर साहब जी 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 जी, तो अब ये देखिए इनकी एक सोच यही है और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात बताई है, बल्कि 3 मरतबा मैंने इस मुद्दे को मैंने पार्लियामेंट के अंदर रखा हूँ, पूछा हूँ सवाल कि हम क्या चाह रहे हैं। इस मुल्क की तरक्की होना चाहिए, इस मुल्क के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी होना चाहिए और मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब आप तमाम समाजों को साथ में लेकर आगे बढ़ाएंगे। आप इस मुल्क के सबसे बड़े माइनॉरिटी
ग्रुप के अंदर अगर मुसलमानों को आप पीछे रखना चाह रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इनको पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपको मुसलमानों की भी तरक्की के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में भी ख्याल करना। ये बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। कांग्रेस से भी आपकी लड़ाई रहती है बीजेपी के साथ साथ। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी मैदान में है। आपको क्या लगता है, इसका कुछ फ़ायदा होगा कांग्रेस को? देखिए, फ़ायदा नुकसान अगर उनकी पार्टी है वो अगर निकाल रही है तो उनका कुछ एजेंडा होगा या उनकी कुछ प्लानिंग होंगी। लेकिन इससे बढ़कर क्या हैरानी हो सकती है कि आज गुजरात में इलेक्शन हो रहा है और उनके सबसे वरिष्ठ नेता जो है वो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो कर रहे हैं। दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, उनकी पार्टी लड़ रही है और वो कहीं तो भी महाराष्ट्र के अंदर बोल रहे मैं भारत जोड़ो के लिए जा रहा हूँ करके। तो कांग्रेस जो है मेरे हिसाब से अब एक जो फाइटिंग स्पिरिट होती है जो मजलिस के अंदर है कि हम गिरेंगे तो उठेंगे, फिर दौड़ेंगे और फिर अगर गिरेंगे तो फिर उठेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। कांग्रेस का बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, उसका ख़त्म होना देश के लिए है तो बहुत घातक है, हम ये समझते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर एक अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए जो नेशनल लेवल के ऊपर। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ और आज फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो पार्टियाँ हैं, इनके जो नेता है, अगर इनके सबके कपड़े खोल के अगर आप देखेंगे तो सबके अंदर खाकी नज़र आएगी। ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और दिग्विजय सिंह साहब ने तो कुछ दिन पहले बोला कि एमआईएम जो है वो वोट काटने के लिए आए। मैं बोला कब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, ये बताओ करके। इसमें तो कोई हैरानी नहीं होगी कि मतलब ये ऐसे कांग्रेस अब खत्म हो रही है, ख़त्म हो चुकी है। अब जितनी भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रिवाइव करने के लिए, उनकी कोशिश जारी है। हमारी नई ख्वाहिशात उनके साथ है। ठीक है, आप अलग पार्टी से हो गए, लेकिन इस तरह से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ख़त्म होती है तो यहाँ पर इस मुल्क के अंदर फिर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। डिक्टेटरशिप की तरफ हम जा रहे हैं, हुक्मरानी की तरफ हम जा रहे हैं। और मोदी साहब जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जितने पार्टीज़ हैं मैं सबको ख़त्म कर दूँगा, ख़त्म कर डालूँगा, ख़रीद लूँगा। हाँ, साम दाम दंड जैसा बोलते हैं नहीं क्या, वो सबका इस्तेमाल करके इनको फिनिश कर डालूंगा और मैं मेरा अकेला, मेरी पार्टी रहेगी, मैं और आरएसएस मिलके है तो ये देश को चलाएंगे करके इनका एजेंडा है। तो हमें भी ख़राब लगता है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस तरीके से जिस ऊंचाई पे थी आज किस लेवल पे आ गई है। ये देखिए, महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें वो लड़ते हैं और 1 सीट जीतते हैं एमपी की। मैं एक जिम्मेदार ठहराते हैं हमेशा। हम तो एक ही लड़े महाराष्ट्र के अंदर, हम एक ही सीट लड़े, 1 जीते। वो तो पूरे लड़े, लेकिन वो पूरा आपको जिम्मेदार ठहराते हैं अपनी हार के लिए। देखिए, एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जहाँ पर आपको कहीं तो भी आपकी हार होती है तो फ़ौरन आप है तो अपनी उंगली दिखाना शुरू कर डालते हैं कि मैं इसकी वजह से हारा, मैं उसकी वजह से हारा है करके। उसमें हम नहीं, हम देखिए जहाँ पर भी हम हारते हैं तो हम किसी की तरफ उंगली नहीं दिखाते। हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि हम में कुछ कमी रह गई हो सकता है कि हम लोगों तक बराबर तरीके से नहीं पहुँच पाए हैं, तो हमारा ख़ुद का इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तुम अगर इल्ज़ाम ही लगाते रहोगे उसके अंदर तो ज़िंदगी में कभी नहीं आगे बढ़ सकोगे उसमें। आखिरी सवाल, औरंगाबाद से आप एमपी हैं, औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, फाइल भी तैयार हो चुकी है। आपको लगता है कि नाम तब्दील हो जाएगा या उसको बचाया जा सकता है? आप सिर्फ औरंगाबाद का क्यों जिक्र कर रहे हैं साहब? पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ पर भी अगर 1% भी कहीं तो भी उसके अंदर उनको ऐसा लगेगा कि ये औरंगज़ेब से जुड़ा है, शाहजहाँ से जुड़ा है, अकबर से जुड़ा है, मुग़लों के नाम के साथ कहीं ना कहीं, तो ये हर नाम, चाहे वो शहर का नाम हो, सड़क का नाम हो, रेलवे स्टेशन का नाम हो, तो ये सब बदलने का इनका एक एजेंडा है और उस एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं। जहाँ तक औरंगाबाद की बात है, पिछले 30 सालों से जब मैं छोटा सा था तो उस उम्र से है तो हम सुनते आ रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम बदलने वाला है, औरंगाबाद का नाम बदलने वाला है करके। अब ये जैसे ही सत्ता में आए हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वाले, तो इन्होंने सबसे पहले एजेंडा के अंदर ये कर दिया है। अब केंद्र सरकार के पास ये मामला है, हम उसका लीगल ऑप्शन भी देख रहे हैं कि उसमें हम लीगली किस तरीके से फाइट कर सकते हैं। 2024 में चुनाव लड़ेंगे आप?
अगर असद साहब ने हुक्म दिया तो लड़ेंगे, अगर असद साहब ने बोला कि नहीं लड़ने का है तो एक MIM का एक कार्यकर्ता बोल के काम करेंगे। सरकार किसकी बनेगी 2024 में? किसी की भी बन जाए, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की छोड़ के, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन किसकी बन सकती है? आप चूंकि तज्ज़िया निगार हैं। नहीं, मैं इतना तो नहीं कह सकता, इतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर इस मुल्क को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा इस मुल्क के अंदर अगर हुकूमत में आती है तो ये मुल्क के लिए बहुत घातक रहेगा, मैं ये समझ के चलता हूँ। इसीलिए मैं लोगों से यही कहता हूँ, जिसको देना है आप दे दीजिएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा अगर सत्ता के अंदर आई तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे जितने भी राइट्स है, अब सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये ख़तरा जो है ये बुद्धिस्ट के ऊपर भी है, ये दलितों के ऊपर भी है, शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर भी है, जितने भी ऐसे समाज है इन सब के ऊपर वो ख़तरा मंडराते रहेगा। इसीलिए कोई भी आ जाए, बीजेपी नहीं आना चाहिए। आप जर्नलिस्ट रहे हैं, NDTV के से वाबस्ता थे आप, और NDTV अब अडानी ग्रुप का तकरीबन हो गया है, रवीश कुमार ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। क्या आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है? देखिए, एक आखिरी एक उम्मीद बची थी मीडिया की, और वो NDTV, और मुझे फ़ख्र है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 12 साल काम किया हूँ। मुझे फ़ख्र है ये इस बात का कि उन 12 सालों के अंदर मुझे कभी भी चैनल की तरफ से ये नहीं आया कि साहब इसकी न्यूज़ बनाना है, इसके ख़िलाफ़ बनाना है, या इसके अगेंस्ट में बनाना है, इसके फेवर में बनाना है करके। एक सही मानों में जो जर्नलिज़म देखने को मिल रहा था वो NDTV के अंदर था उसमें। और अब बाकी के जितने भी चैनल्स है या न्यूज़पेपर्स है, सबको धीरे धीरे है तो मोदी जी ने अपने प्यादों के ज़रिए है तो अपने जेब में कर लिए है। अडानी साहब ने जब NDTV लिया तो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर तो मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने साल काम किए थे तो कहीं ना कहीं एक लगाव था, तो ऐसा ये था कि अब पत्रकारिता कौन करेगा करके, इस देश के अंदर पत्रकारिता कौन करेगा करके, क्योंकि बाकी तो सब दलाली करने में लगे हुए हैं उसमें। तो ठीक है, अब डिफ़िकल्ट टाइम्स है उसमें, लेकिन एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं उसमें। मीडिया बंद हुआ तो सोशल मीडिया के ज़रिए काम किया जाएगा उसमें। बिल्कुल। तो हमारे साथ है इम्तियाज़ जलील साहब, औरंगाबाद से MP है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर हैं और पार्लियामेंट में लगातार मुद्दों को उठाते हैं, लगातार बहस करते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन मोहम्मद तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।